आगे बढ़ते हुए देखो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कार्गो शिप किसने हाईजैक कर लिया? तो अभी हमारा कार्गो शिप जा रहा था रेड सी से। रेड सी मालूम है रेड सी कहाँ पर है? ऐसे इमेजिन करो ये अफ्रीका है, अफ्रीका की ये हॉर्न है, ठीक है, ये हॉर्न ऐसे वो हो जाती है, इसकी शेप का है, और यहाँ ये छोटा सा पैसेज है, और ये है सऊदी अरेबिया, है ना, ये यहाँ अपना इंडिया है। हम्म, तो रेड सी की पहले बात कर लेते हैं, रेड सी का है तो बेटा ये जो है यहाँ पर, इसे तो कहते हैं, ये बल्कि ऐसे है थोड़ा सा, ये तो है पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ये याद भी रखना है किस किस एरिया में, ऐसे पूछ लेते कि पर्शियन गल्फ के पास कौन कौन से देश है, या इनमें से कौन सा देश पर्शियन गल्फ के पास है, तो ये तो है पर्शियन गल्फ, मतलब ये यहाँ से हमारा ट्रेड होता है सीधे, यहाँ से जो ऑयल वगैरह लाते हैं हम ईरान वगैरह से, तो वो इधर से आता है इस रास्ते से, पर्शियन गल्फ से। अब यहाँ का ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेटा यहाँ से हम ट्रेड करते हैं इजिप्ट के साथ और अफ्रीकन कंट्री के साथ। यहाँ पे देखो मैंने बताया था इथोपिया है, या एरिट्रिया है, जिबूती है, और यहाँ पे सोमालिया है, तो यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड होता है इधर, सऊदी से भी आता है इस रास्ते से। तो ये जो है ये छोटा सा सी, जो देखने में छोटा है पर ये काफी बड़ा है, इसे कहते हैं रेड सी, ठीक है, इसका नाम रेड सी है। तो रेड सी से हमारा यहाँ से वो जा रहा था शिप, और वो शिप जो है हाईजैक कर लिया हूथी रिबेल्स ने। अब हूथी रिबेल्स कौन है? ये जो हूथी रिबेल्स है, ये यहाँ पर एक कंट्री है यमन, यहाँ यहाँ पे एक कंट्री है, इसका नाम है यमन, सऊदी के पास है यमन। तो यमन में एक ट्राइब है हूथी, और ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली वायलेंस क्रिएट करती रहती है ट्राइब है। हाँ मतलब पायरेसी, पायरेट्स है ना, तो ये पायरेट्स है, तो यहाँ पे भी ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और ये इन्होंने अभी हमारा शिप जो है इंडिया का जा रहा था कार्गो का, वो हाईजैक कर लिया है, ठीक है। हूथी रिबेल के बारे में पूछ लेंगे कि हाल ही में कौन सी ट्राइब ने हमारा प्लेन हाईजैक, सॉरी ये कार्गो शिप है हाईजैक कर लिया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। और बाकी कुछ ना पूछे तो फिर पूछ लेंगे कि रेड सी कहाँ पर है, तो रेड सी की लोकेशन याद रखना, इसके पास यहाँ पे सऊदी है, यहाँ ये कुछ पार्ट इसका इजिप्ट ऑपरेट करता है, यहाँ पे सूडान ऑपरेट करता है, तो इस तरह से इसकी कंट्रीज के गुना, बस रेड सी का नाम नहीं पता कि क्यों है, ड्यू टू इट्स कलर, और पता नहीं, कलर तो खैर है नहीं, पानी तो नॉर्मली है, बट कुछ हिस्ट्री है रेड सी का तो नहीं पता। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे बेटा, एक कनाल है, कौन सी कनाल है? सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ये जो कैनाल है ये 1869 में ओपन हुई थी, सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल पहले पता है ट्रेड यहाँ से नहीं होता था, अगर हमें इधर इजिप्ट से या इधर ट्रेड करना है तो यहाँ से ट्रेड नहीं होता था, कैसे होता था, या तो हमें लैंड रूट से ट्रेड करना पड़ता था, और या फिर ऐसे घूम के जाना पड़ता था इस तरह से। जैसे ये सुएज कैनाल खुल गई, ये बन गई जब, तो अब हमारे लिए जो है दूरी जो है कम हो गई इधर, तो अब जो हम जितने भी शिप्स वगैरह हमारे जाते हैं, वहां से हम ऑयल वगैरह मंगवाते हैं, कुछ भी चीजें होती है, तो हम इस रास्ते के थ्रू जाते हैं। अब उन्होंने एक शिप जो है हमारा हाईजैक कर लिया, ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करेगी इस तरह से, ठीक है, अभी हाल ही में कल परसों की बात है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को खेलने से प्रतिबंध लगा दिया? तो बेटा आईसीसी में, आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही वर्ल्ड कप वगैरह भी यही कराती है, यही संस्था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। तो इसमें अभी इन्होंने एक ट्रांसजेंडर जो वो थी खिलाड़ी, उसको इन्होंने बार कर दिया, मतलब वो जो है ना विमेन्स टीम में थी, ठीक है, दैट ट्रांसजेंडर जो भी थी, मतलब ट्रांसजेंडर जो था वो विमेन्स टीम में था। अब प्रॉब्लम ये हुई, वो एज ए विमेन उन्होंने उस टीम में रखी थी, एंटर की, मतलब एंटर करवाया, और अपार्ट
फ्रॉम जो सर्जरीज होती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से कि उसका सेक्स चेंज करने के लिए जो सर्जरी कराई जाती है, वो सर्जरी भी करा ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मतलब मेल जो वो होते हैं लाइक जिनके दाढ़ी वगैरह ये सब ये दिखाई देने लगे, और वो विमेंस टीम में थी। तो अब आईसीसी को लगा कि देखो प्लेयर है, बाकी सब तो विमेन है, तो फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द अदर वुमेन उन्होंने उन्हें बार कर दिया कि हम इनको विमेन्स में नहीं सकते। बट प्रॉब्लम इज दैट ये भी प्रॉब्लम नहीं है, बार तो कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। प्रॉब्लम इज दैट वो जो भी ट्रांसजेंडर लेडी है, नाम उनका डिस्क्लोज नहीं किया, तो उनको ऐसा फील होता है कि वो लड़की है, बट ट्रेड्स उसमें मेल वाले आ गए। जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, लाइक यू यू फील लाइक हेयर ऑन फेस और हेयर ऑल अराउंड द बॉडी, और बॉडी और ठीक होने लगती है, इट लुक लाइक अ मैन, है ना। उससे पहले तो 15 या 16 साल से नीचे, 12 साल से पहले तो पता नहीं चलता है ना कि लड़का है लड़की, वो तो सेम सही फेस दिखता है, लेकिन उसके बाद चेंज होने लगता है चेहरा। तो वो चेंज होने लगा था एंड सर्जरीज वगैरह सब चीजें हो गई, बस उसके बाद भी उसमें चेंज आ गया। अब उसकी वजह से क्या है, उनको वुमेन क्रिकेट से बैन कर दिया कि आप नहीं खेल सकते, क्योंकि बेटा जो अदर वुमेन है वो ये कह रही थी कि हमें एक लड़के के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़ता है, मतलब ड्रेसिंग रूम में रहते हैं सब सेम ही रहते हैं, तो वही है थोड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर। फिर हाँ, या फिर देखो ट्रांसजेंडर टीम बनाओ। बट एक चीज अभी तक भी ना वर्ल्ड में ये चीज कहीं भी समझ नहीं आ रही है कि एक ये जो एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। अब उनको तो लग रहा है वो बाहर से मेल है, बट ही इज फीलिंग दैट ही इज अ शी, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मतलब ये जो ना प्रॉब्लम, ये हमारी नहीं है, ये ना साइंटिस्ट के लिए भी कंफ्यूजिंग है, वे भी डिफाइन नहीं कर पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब देखो बाहर के ट्रेड उसके मेल के हैं, सारी चीजें मेल की है, बट वो जो अंदर से जो फील होता है ना दैट आई एम ए वुमेन, तो वो चीज बड़ी खतरनाक हो रही है अभी फिलहाल के सिनेरियो में। तो इनको प्रतिबंध लगा दिया। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर याद रखना, ये दुबई में है और अभी चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, नहीं डाल सकते ना, मेल फीमेल यही तो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में, बस बीच में तो कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। फिर ये आ गया एलजीबीटी, ठीक है, राइट्स भी देने लगे, बट वो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या है। अब एक लड़की है वो अंदर से ये फील कर रही है कि मैं तो मेल हूँ, तो क्या किया जाए बताओ। ओरिएंटेशन से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओरिएंटेशन से दिखाई दे रहा है कि भाई वो लड़की है, तो हम तो ऐसे ही पहचानेंगे कि ठीक है शी इज अ वुमेन, ठीक है। और नहीं उसको क्या फील हो रहा है, फिर उस पर तो कोई जाएगा ही नहीं, साइंटिस्ट नहीं जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर उनकी टीम बना दो भी, ट्रांसजेंडर टीम बना दो, फिर उसमें वही लोग रखो तुम, ऐसे कर दो। हाँ, जब डिसेबल, बिल्कुल, जब डिसेबल्स के लिए है तो इनके लिए भी होना चाहिए, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रांसजेंडर एक टीम बना दे, अगर आइडेंटिटी ही देनी है तो टीम बना दे। बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि या तो मेल ही हो या फीमेल ही हो, ये चीज खतरनाक है। हाँ, यस। और अदर अदर कंट्रीज में तो बेटा लाइक अमेरिका में मैंने देखा है, वहाँ पे प्रोफेसर भी है ट्रांसजेंडर, हमारे यहाँ पे कोई नहीं लेगा टीचर ट्रांसजेंडर, उसको ताना दे दे के मार देंगे, मजाक करके पोक करके, है ना। तो ये चीज है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर है तो उनके राइट्स उनको देने चाहिए। चलो, तो सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। और 2+2 की जब भी हम बात करें तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल की बात होती है, मतलब वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। किस चीज को लेकर बात होती है, डिफेंस को लेकर। डिफेंस मतलब कि जैसे अब हमारा और ऑस्ट्रेलिया का क्या कनेक्शन है, जैसे कि इंडिया इधर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, और हम दोनों कंट्री कहाँ पर आ रही है बेटा, इंडियन ओशन में, ठीक है। अब इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट अभी तक के लिए क्या है, चाइना। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मिलकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहा है सो दैट कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत जगहों पर कम है। जैसे कि चाइना जो है ट्राई कर रहा है कि भाई यहाँ पे जितने भी आइलैंड है
वहां पर इसकी, हाँ, कब्जा कर ले, इसकी आर्मी यहाँ पे ठहरनी चाहिए। इवन इसने श्रीलंका से भी बोला, श्रीलंका में भी इनकी यहाँ पे कुछ बना रहे थे ये लोग। ठीक है, तो इनका जो ना वाइडर एक्सपेंशन का वो है कि ये बहुत एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा, जो हमारे लिए थ्रेट है इंडियन ओशन में, वो अभी तक तो चाइना ही है, उससे बड़ा कोई थ्रेट नहीं है। बाकी सारी कंट्री फ्रेंडली है, इधर इंडिया से या इधर ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज जो है जब डिफेंस लेवल पे टॉक करती है, यानी रक्षा पे, डिफेंस के तौर पर, तो किसी भी कंट्री के साथ इसे कहते हैं 2+2 डायलॉग। और ये 2+2 हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, और हमारा जापान के साथ भी है। ये इसलिए होना चाहिए, 2+2 का मतलब है कि दोनों कंट्रीज आपस में मिलके ही बात करती है, किसी थर्ड पार्टी का नहीं होता रोल। और वही कि कौन से वेपन या कोई शिप या यहाँ पे क्या थ्रेट है, कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, तो वो सारी चीजें ये लोग करते हैं डील। तो ये अभी नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने घोल फिश को राज्य मछली घोषित किया? तो गुजरात में एक काइंड ऑफ फिश है, उसको घोल फिश कहते हैं। ये मछली है जो गुजरात में मेनली पाई जाती है, गोल्ड फिश, ये स्पीशीज होती है। और इन्होंने इसे राज्य मछली का टैग दे दिया, एक्वेटिक एनिमल, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसका टैग दे दिया, तो ये भी गुजरात में किया। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस मछली को भारत में एक्वेटिक इकोसिस्टम में खतरा बताया जा रहा है? तुमने कभी ये फिश देखी है, जाम्बुआ फिश? ये फिश होती है छोटी सी, और इन्हें मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी नालों में इसलिए डाली जाती है सो दैट के मच्छर के लार्वा को ये खा जाती है। सुनिए, कहीं देखी है? जो मच्छर जहाँ पे पनपेंगे पानी वाली जगहों पे, ठीक है, उन जगहों पे ये मछली डाल दी जाती है। ये क्या करती है, अल्टीमेटली फीड करती है जो मच्छर वगैरह होते हैं इनके लार्वा पे। तो जाम्बुआ फिश जो है, इसकी दो स्पीशीज को खतरा बता रहे हैं अभी हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली जलाशयों में बढ़ रही है। ठीक है, और जब ये रैपिडली बढ़ती है तो ये सिर्फ मॉस्किटो को नहीं खाती, ये बाकी जो वो है जीव, उनके लार्वास को भी खा रही है। ठीक है, और उसकी वजह से इसको इकोसिस्टम के लिए खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, तो जाम्बुआ फिश याद रखना, बहुत अब से पहले भी ये चर्चा में थी और अब फिर ये न्यूज में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1998। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो सुना है, आईएसएस, जब कोई अंतरिक्ष में अपना वो भेजता है यान, यानी कि स्पेस क्राफ्ट, तो वो कहाँ पे जाकर ठहरते हैं, है ना? तो वो एक तरह से स्टेशन बना हुआ, पीसेस को जोड़ करके, बहुत मतलब टेक्निकल चीज है कि वहाँ पे एक स्टेशन बनाया हुआ है कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर जाता है तो वो इधर उधर स्टक ना हो जाए, उस स्पेस स्टेशन में जाके रुके। ठीक है, तो ये जब बना था 1998 में, तो इसमें कुछ कंट्रीज थी, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि इसमें नाम है कुछ ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, अब इसमें याद रखना, एक तो नासा, नासा कहाँ का है? हाँ, यूएस है ना, यूएस से। और इसके साथ है, फिर इसका है रशिया का जो वो है, जैसे हमारा इसरो है ऐसे ही रशिया का है रोसकोसमोस। हाँ, रोसकोसमोस, ये है रशिया का, रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकी घरेलू है ना। जाक्सा है, जाक्सा है, ये है जापान की, जाक्सा है जापान की। ऐसे इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये पूछ भी लेता है नाम के कौन सी स्पेस एजेंसी है। और एक कनाडियन स्पेस एजेंसी है, सी, कनाडियन, हाँ, एस ई, और ए होगा ये, एजेंसी है ना। और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की है, यूरोपियन यूनियन की का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यू एस ई एस ए। ठीक है, तो ये है स्पेस एजेंसी। इन पांचों एजेंसीज ने मिलके इसकी स्थापना करवाई थी 1998 में। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ नासा भेजेगा तो उसी के रुकेंगे, ये पांचों में से कोई भी जा सकता है, वहां पे लड़ाई नहीं होती, अभी बॉर्डर पे ही तो लड़ाई है। चाइना का है स्पेस स्टेशन,
पर चाइना इनकी पार्टी नहीं है, चाइना की बनती भी तो नहीं है ना इन लोगों से। चाइना का अलग नाम है, देखो मैं बता रही हूँ, चाइना स्पेस स्टेशन, चाइना का है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। तो ये इनका है चाइना वालों का। चाइना वालों का इसलिए इनके पास नहीं है क्योंकि चाइना वालों की इनसे बनती भी नहीं है, और जिस समय ये बना था उस समय अ, ये नहीं था चाइना का। 1993 पे था ये। सबसे पुराना तो मेरे अकॉर्डिंग तो नासा ही है, 1958 में बना था। नासा बना था 1958 में, ये सबसे पुराना। उसके बाद ये सारी एजेंसी बनी है, क्योंकि हमारा इसरो भी फिर 19 कब बना था इसरो, इसरो की भी डेट याद रखना। इसरो बना था 1969, ठीक है, 1969 में, नासा के कुछ साल बाद, है ना। तो ये है। अब ये स्पेस एजेंसी जो है इसके बेटा 25 साल पूरे हो गए हैं, 25 ईयर्स इसने पूरे कर लिए हैं स्पेस स्टेशन में, तो इसलिए ही हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। टिम्बर का नाम से ही याद आ रहा होगा, लकड़ी। तो टिम्बर कौन सी वाली टिम्बर है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज वाले टिम्बर है, जैसे कि हमारा जो है ग्लोब है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आएंगी। इस एरिया में इसके ऊपर टेम्परेट चला जाता है, टेम्परेट, और इसके बाद तो पोलार रीजन आ जाता है और ठंड हो जाती है। तो इस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन के। तो इसी रीजन में अफ्रीका, हमारी कंट्री, सारी कंट्रीज आती है। तो टिम्बर जो है वो ट्रॉपिकल टिम्बर की बात होती है। ट्रॉपिकल टिम्बर सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा कंस्ट्रक्शन के वर्क में, घर बनाने में, इन सब जगहों पर, पेपर मेकिंग में, मतलब पेपर जो भी लकड़ी से चीजें बनती हैं उन सब के लिए टिम्बर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रॉपिकल टिम्बर का संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर है योकोहामा, जापान में, ठीक है। और इसकी भी इस बार, हाँ, ये इस बार कर रहे हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रॉपिकल टिम्बर, ट्रॉपिकल टिम्बर का सस्टेनेबल यूज, ठीक है। मतलब इस तरह से यूज करो ताकि बाकी जनरेशन के लिए भी बच जाए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में अर्थ इंटीरियर की कौन सी परत की खोज की है, तो ये है बेटा ई प्राइम लेयर। अब अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सेक्शन कट करके देखते हैं अर्थ का। तो अर्थ का जो है ये अर्थ क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है। और इसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, स्थैनोस्फेयर, फिर है मेंटल, और सबसे अंदर है कोर, ठीक है। तो ई प्राइम लेयर क्या है, देखो जो रिसर्चर्स है इन्होंने रिसर्च किया, तो इन्होंने कहा है कि जो अर्थ के नीचे वाटर पर्कोलेट करके जाता है, यानी कि पानी जो जाता है वो एक जगह पर जाके जमा हो रहा है, और जहां पर वो जमा हो रहा है वहां पर एक वाटर की लेयर भी बन रही है जिसे हम कहते हैं ई प्राइम लेयर, ठीक है। इसमें यही याद रखना है कि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे, सबसे नीचे, क्रस्ट क्रस्ट पे जो पानी है वो तो ग्राउंड वाटर है, लेकिन उसके भी नीचे जो पानी जाके जमा हो रहा है वहां पर एक लेयर फॉर्म हो रही है जिसे ये कह रहे हैं ई प्राइम लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है बेटा पीस कीपिंग। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये यूएन से रिलेटेड है, और अपना इंडिया जो है मतलब भारत से यहाँ पे शांति दूत जाते हैं, और हमारी आर्मी जो है बहुत जगहों पर जहाँ पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहे हैं, वहां पर हमारी आर्मी, हमारी नर्सेज वो भेजी जाती है हमारे यहाँ से, ठीक है। और वो वहां पर रहती है पीस कीपिंग मिशन पर, मतलब वो
अननेसेसरीली वॉर नहीं करते, मतलब उनको वेपन वगैरह सिर्फ सेफ्टी के लिए दिया जाता है, बट वो किसी को मारते नहीं है, वो शांति स्थापित करने के लिए वहां पर होते हैं। जैसे कि अभी तुमने सुना होगा सूडान में चल रहा था, या अभी सूडान के आसपास ही जो और कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यमन है, यहाँ पर क्या चलता रहता है, वॉर चलता रहता है, सिविल वॉर। तो वहाँ पे हमारी पीस कीपिंग जो वो है फोर्सेस में भेजी जाती है, वहाँ पे आर्मी वगैरह, नेवी से, तो सो दैट के वहाँ पे युद्ध को कम करने के लिए, युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं। और सबसे ज्यादा जो फोर्सेस भेजी जाती है बेटा हमारे इंडिया से जाती है सबसे ज्यादा, और किसी कंट्री की इतनी फोर्सेस नहीं जाती जितनी हमारी कंट्री से जाती है। कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, अभी तुमने देखा टर्की में अर्थक्वेक आया, तुरंत हमारे यहाँ से एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम जा रही है वहां पर राहत कार्य के लिए, ठीक है। और अभी यूक्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, यूक्रेन में तुरंत हमारे यहाँ से राहत कार्य के लिए भेजा। अभी गाजा में खाना भिजवाया है, मतलब फूड, और उस तरह से इसराइल से बात करके कि एटलीस्ट अलाउ कर दो कि गाजा में हम भेज सकें, तो गाजा में भिजवाया है। और इंडिया कैन प्ले अ बेटर रोल इन द केस ऑफ इसराइल और गाजा का, क्योंकि इंडिया की उनको जरूरत है, ठीक है। इसराइल को अपनी जरूरत है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे उनको तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि और कंट्री तो अगेंस्ट है ना इसराइल के, वो कर ही नहीं है सपोर्ट। बट इसराइल के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस। अब यूएस की वजह से ही इसराइल है, अगर यूएस नहीं रहा, यूएस ने सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो इसराइल नहीं बचेगा वहां पर। तो बेसिकली हमारी जो पीस कीपिंग है हमारी, ये शांति के लिए भेजी जाती है, और ये सब जगहों पर जहां जहां भी वायलेंस चल रहा है वहां पर भेजी जाती है, ठीक है। तो इसे याद रखना, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। और इंडिया से सबसे ज्यादा, ये भी बात याद रखना, सबसे ज्यादा इंडिया से भेजी जाती है, सबसे अधिक जो फोर्सेस है, सैनिक है, वो हमारे यहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जल की कमी को लेकर लद्दाख में क्या स्थापित करने का निर्णय लिया। बेटा लद्दाख में क्या होता है, तुम कह दो कि बर्फ ही बर्फ है, पानी तो होगा, लेकिन बर्फ तो बर्फ है, पीने का पानी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे लद्दाख में पानी की सबसे बड़ी कमी है। तुम्हें पता है लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। लद्दाख को क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट, यानी ठंडा रेगिस्तान। डेजर्ट मतलब कि पानी नहीं है। अब उसके लिए एक उसके साथ आए हैं प्रोग्राम के कि लद्दाख में क्या बनाएंगे, लद्दाख में आइस स्तूपास बनाए जाएंगे। तो वहां पे एक इंजीनियर है, और उन इंजीनियर का नाम लिख लो, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक जो है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि विंटर सीजन में जब बर्फ पड़ेगी तो उसके स्तूपास बना लिए जाए, स्तूपास बना लिए जाए। इनका नाम स्तूपास इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा ये बुद्धिस्ट स्तूपा को रिजेंबल करते हैं, तो इन्होंने कहा कि स्तूपास बना लिए जाए। और इन स्तूपास को जब स्प्रिंग आता है, यानी कि बसंत आता है, तो टेम्परेचर ऊपर चढ़ता है, ठंड में तो अब बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब समर सीजन आने लगेगा तो ये पिघल जाएगा। इसके चारों तरफ वो कुछ बनाने का सोच रहे हैं, सो दैट कि फिर ये जो पिघलेगा और ये जो पानी बचेगा वो हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए, क्योंकि आइस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। मतलब रेन, तुम्हें पता ही है ना, रेन प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का सबसे शुद्ध जो फॉर्म है वो बारिश है। लेकिन वो बारिश अगर पहली बारिश है तो प्योर नहीं है, क्योंकि वो धूल मिट्टी सब वो उसी के साथ आ जाता है, ठीक है। लेकिन आइस जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता, आइस को यू कैन कंजर्व, है ना। तो उन्होंने कहा कि आइस स्तूपास बना लो, और इस तरह से हम करेंगे, लद्दाख में पानी की कमी